प्यारे साथियों, पिछले 18 वर्ष की टीचिंग करियर में मैं जहां पर स्टूडेंट्स को ग्रामर में सबसे अधिक फंसते हुए और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करता हुआ देख रहा हूं, उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक का नाम है एम्फैटिक सेंटेंसेस। और ये एम्फैटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं ये समझ लीजिए। जैसा कि इसका नाम है एम्फैटिक, यानी इस पर हम एम्फेसिस डालते हैं। जब बात को कहते समय दबाव डालते हैं, जोर डाल करके कोई बात कही जाती है, तो उसको हम इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक सेंटेंस की कैटेगरी में ले आते हैं। तो आज हम आपको 6 एग्जाम्पल के द्वारा ये बात प्रूव कर देंगे कि कैसे इनको हम कन्वर्ट करें और कैसे हम गलतियों को अवॉइड करें और नंबर कटने से बचा लें अपने। एग्जाम्पल देखें, पहला लिखा हुआ है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसका मतलब बना कि ये पहला मौका था जब मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाया। और इसको हमको शुरू करना है नेवर से। एग्जाम में बोलते कि नेवर से शुरू करिए, तो कैसे शुरू करेंगे? नेवर बिफोर दिस। यहाँ पर टाइम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिख सकते भी हैं। नेवर बिफोर दिस डिड आई स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ये तो इसका रहा राइट रिप्लाई, परंतु कैसे रहा ये हम देख रहे हैं। स्टूड लिखा हुआ है जो कि स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है और दिखा रहा है पास्ट इंडेफिनिट। आपको ये पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड नाम की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस लगता है। एक नियम ये भी जान लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि नो, नॉट, नेवर कंप्लीट नेगेटिव हैं। फ्यू और लिटिल पार्शियल नेगेटिव हैं, यानी पूरा पूरा नेगेटिव वर्ड और अधूरा नेगेटिव वर्ड। तो नो, नॉट, नेवर ये पूरे नेगेटिव हैं। फ्यू और लिटिल पार्शियल नेगेटिव हैं, जिसमें से फ्यू आता है गिनती यानी कि नंबर दिखाने के लिए, और जो लिटिल है वो आता है क्वांटिटी यानी कि मात्रा दिखाने के लिए। तो हम इंग्लिश ग्रामर में नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस को शुरू नहीं करते हैं, और अगर हमें शुरू करने को बोला गया है तो उस नेगेटिव वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि नेगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में कहीं पर हेल्पिंग वर्ब डाल दी जाए। जैसे कहें कि मैं कल यहाँ नहीं आऊँगा, टुमारो आई विल नॉट कम हेयर। आई के बाद विल या शैल लगाने के बाद नॉट लगाया जाएगा। तो नो, नॉट, नेवर, फ्यू और लिटिल से सेंटेंस को शुरू नहीं करते हैं। अगर करना पड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। इसी विद्या का नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। और ऐसा करते करते सेंटेंस पर दबाव पड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं जोरदार कथन। तो लिखा था दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसको जब हम नेवर से शुरू करेंगे तो आंसर ये बनेगा कि नेवर बिफोर दिस, यानी इसके पहले मैं कभी क्लास में फर्स्ट आया ही नहीं था। तो जो ही लगा है यही एम्फैटिक है। नेवर बिफोर दिस डिड आई स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। मत भूलिएगा कि स्टूड को जब हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो डिड और स्टैंड बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 2 से बात कर लेते हैं। आई डिड नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ द कॉलेज एनी टाइम। मैंने कॉलेज के रूल्स यानी विद्यालय के नियम कभी तोड़े ही नहीं, किसी मौके पर नहीं तोड़े। तो कैसे कहेंगे? अगर हमसे कहा गया एट नो टाइम से शुरू कर दीजिए, तो एट नो टाइम डिड आई ब्रेक द रूल्स ऑफ द कॉलेज बन गया, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस करना ये था कि एट नो टाइम आई डिड करोगे तो 0 मिलेगा। एट नो टाइम यानी शुरुआत में लग चुका है नेगेटिव वर्ड, इसलिए ये जो डिड नॉट लिखा था इसका डिड निकालिए और आई के पहले लगा दीजिए। तो एट नो टाइम डिड आई ब्रेक द रूल्स ऑफ द कॉलेज, इसी को एम्फैटिक कहते हैं। ऐसा लिखेंगे, मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करेगा कोई। थर्ड एग्जाम्पल है, इट वॉज द लास्ट टाइम ही सॉ हिज वाइफ। ये आखिरी मौका था जब उसने अपनी वाइफ को देखा था या अपनी वाइफ से मिला था, अर्थात इसके बाद कभी वो अपने वाइफ से नहीं मिला। तो यहाँ मतलब है बाद का, जैसे कि पहले यहाँ बिफोर था, यहाँ पर बाद है। तो नेवर आफ्टर दिस टाइम लिख सकते हैं, ना लिखें तो बात अपने आप वो अंडरस्टूड है। तो नेवर आफ्टर दिस यानी इसके बाद डिड ही सी हिज वाइफ। यहाँ पर
सॉ लिखा था, तो सॉ यानी कि सी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो डिड और सी बनेगा। एम्फेटिक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको टेंस का नॉलेज थोड़ा होना ज़रूरी है, और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है ये भी जान लेना चाहिए। तो सॉ मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, और जब सॉ को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो डिड और सी बनेगा। तो रिप्लाई बनेगा नेवर आफ्टर दिस डिड ही सी हिज वाइफ, यानी इसके बाद वो अपनी वाइफ से कभी मिला ही नहीं, कभी वाइफ को देखा ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें। एज सुन एज ही रिसीव्ड हर फोन कॉल ही लेफ्ट फॉर हर प्लेस, ज्यों ही उसने उसकी फ़ोन कॉल रिसीव किया वो उसके ठिकाने पर, उसके घर की ओर चल पड़ा। अब इसको करना पड़ता है नो सूनर से। आपको ये पता होगा कि सून में सूनर लगा दिया तो डिग्री हो गई कंपैरेटिव, टॉल का टॉलर, फैट का फैटर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल कर देने से सेंटेंस की डिग्री जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं उस कैटेगरी में डिग्री हो चुकी है कंपैरेटिव। जब डिग्री कंपैरेटिव हो चुकी है तो THAN देन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और शुरुआत में नो लग चुका है तो सेंटेंस एम्फेटिक हो चुका है। ऐसी कंडीशन में हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो लिखा था एज सुन एज ही रिसीव्ड हर फोन कॉल ही लेफ्ट फॉर हर प्लेस, तो नो सूनर डिड ही रिसीव, जब रिसीव्ड को आपने पकड़ा पास्ट इंडेफिनिट में, दो पार्ट में तोड़ा तो डिड और रिसीव बन के तैयार हुआ, जिसमें डिड को सब्जेक्ट ही से पहले और रिसीव नाम की मेन वर्ब को सब्जेक्ट ही के बाद में लिखा जाएगा। तो नो सूनर डिड ही रिसीव हर फोन कॉल, अब ये कॉमा हटाया जाएगा और THAN देन लगाएंगे, क्योंकि देन का मतलब अपेक्षाकृत होता है। देन का हम इस्तेमाल करते हैं जब डिग्री होती है कंपैरेटिव, जिसे कहें कि आई एम टॉलर देन यू, इस तरह से। तो साफ साफ बन के तैयार हुआ आंसर, नो सूनर डिड ही रिसीव हर फोन कॉल देन ही लेफ्ट फॉर हर प्लेस। इसको अगर कहें कि उसने उसका फ़ोन कॉल रिसीव किया नहीं कि वह उसके ठिकाने की तरफ या घर की तरफ चल पड़ा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर तरह के एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं। और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सपोर्टेड मी ऑन एवरी ओकेजन, उसने हर अवसर पर मेरा सपोर्ट किया, यानी किसी भी अवसर पर मेरा सपोर्ट करने में वो पीछे नहीं रहा या उसने मेरा विरोध नहीं किया। इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए ऑन नो ओकेजन से शुरू करो तो कर दिया हमने, ऑन नो ओकेजन डिड ही फेल टू सपोर्ट मी। यहाँ पर लिखा था सपोर्टेड, ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर भी डिड लगाना पड़ेगा। ऑन नो ओकेजन डिड ही फेल टू सपोर्ट मी, और सपोर्ट का उल्टा विरोध करना होता है, अपोज करना होता है, तो ऐसे भी कर सकते थे इसको, ऑन नो ओकेजन डिड ही अपोज मी, या HINDER हिंडर मी, किसी भी मौके पर उसने मेरा विरोध नहीं किया, मेरे रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया। और लास्ट एग्जाम्पल है, ही टॉट मी हिंदी एंड गेव 10 रुपीज़, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई और 10 रुपये दिए। अब आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात सिखाने जा रहा हूँ। हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना होता है। जब दो व्यक्ति मिल करके एक काम करते हैं तो नॉट ओनली से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति दो काम करता है, सब्जेक्ट एक है और काम दो किए गए हैं, ऐसी कंडीशन में या तो हम नॉट ओनली से सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते, और शुरू करेंगे तो उसको एम्फेटिक करना पड़ेगा। और एम्फेटिक करने का नियम आप पीछे समझ चुके हैं। एम्फेटिक वही हो सकता है जब हम सब्जेक्ट से पहले कोशिश करें कि हेल्पिंग वर्ब को लगा लें। तो लिखा था ही टॉट मी हिंदी एंड गेव 10 रुपीज़, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई और 10 रुपये दिए। नॉट ओनली से जब शुरू करेंगे, नॉट ओनली डिड ही टीच, टॉट का मतलब सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, फिर वही हाल हुआ, डिड और टीच में तोड़ा गया दो भागों में इसको। नॉट ओनली डिड ही टीच में हिंदी बट ऑल्सो गेव 10 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है ही, उसी ने मुझे हिंदी पढ़ाई है और उसी ने मुझे 10 रुपये भी दिए हैं। तो आप कोशिश करो कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, जिसे कहें नॉट ओनली राजू बट ऑल्सो हिज ब्रदर केम टू माई प्लेस, नॉट ओनली मुदित
बट ऑल्सो हिज सिस्टर मेड फन ऑफ मी। जब दो लोग होते हैं, एक काम होता है, तो नॉट ओनली से शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्फेटिक ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक सब्जेक्ट होता है, दो काम करता है, तो नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू करने से बचो, और करना पड़े तो एम्फेटिक करो। एम्फेटिक वही जब सब्जेक्ट से पहले आपको लगाना पड़े हेल्पिंग वर्ब। एक चीज़ आपको याद दिला दें कि ये केवल पास्ट में ही नहीं होते हैं। एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पर, एज सुन एज ही रिसीव्ड हर फोन कॉल। अगर इसी को हम करें प्रेजेंट टेंस में कि एज सुन एज कविता सीज मी, ज्यों ही कविता मुझे देखती है, शी विशेज मी, वो मुझे विश करती है, तो इसका टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसी कंडीशन में कुछ और नहीं करना पड़ेगा, आपको डिड की जगह डज या डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एज सुन एज कविता शीज मी कॉमा शी विशेज मी, तो इसको अगर आप शुरू करें तो नो सूनर डज कविता सी मी देन शी विशेज मी। आप ये भी याद रखें कि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन डू डज डिड जो होते हैं वो एक ही वर्ब पे काम करते हैं। अगली वर्ब जो होती है वो फिर से सेकंड फॉर्म में जा सकती है, या उसमें एस या ईएस लग सकता है। इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रॉब्लम्स हों कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, या हमारा मोबाइल नंबर दिया है उस पर हमको आप व्हाट्सएप करिए। और अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, कमेंट बॉक्स इसकी भी प्रतीक्षा कर रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।